हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। एंड आज की वीडियो में हम जैसे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे, आज की वीडियो में भी हम जो हमारे 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैप्टर 2 के 1 एंड 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, हम वहाँ से देख सकते हैं। एंड मैंने जितने अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से उसे वॉच आउट कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले एंड पढ़ते हैं इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार 3 एंड 5 मार्क्स में पूछा जाता है, जो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो वहां से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 3 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। आपको बताना है ऐसे किन्हीं 3 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में जिसे एक फ्लावरिंग प्लांट ने डेवलप करा है, और बताना है कि ये किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं यानी बढ़ावा देते हैं। तो देखिए, हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते क्या हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिन या ऐसे मेथड होते हैं जिनका यूज करके हम क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं यानी उसे एनकरेज करते हैं एंड सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। इसी में हमारा पहला मेथड आता है डिक्लिनी। डिक्लिनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करना। अब अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन का एक क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने का एक मेथड हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर मैं प्लांट का देना चाहूँ तो मलबरी एंड पपाया। नेक्स्ट हमारा एक मेथड आता है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी है क्या? स्टिग्मा एंड एंथर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स सो एज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों को कैरी करता है, तो उसमें जो स्टिग्मा और एंथर की मेच्योरिटी है यानी जो उनका सिंक्रोनाइजेशन है वो डिफरेंट टाइम पे होता है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इन दिस पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल इज इनहिबिटेड। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी भी प्लांट पे क्या होता है, एक सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन आके गिरता है तो पिस्टिल क्या करती है, उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करने देती है। इसी चीज को हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द मोड ऑफ पॉलिनेशन इन वेलिसर्निया एंड वाटर लिली। वेलिसर्निया एंड वाटर लिली में किस तरीके से पॉलिनेशन होता है एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। एंड वेलिसर्निया में आपको मैकेनिज्म बताना है पॉलिनेशन का। सो देखिए, जो वेलिसर्निया में पॉलिनेशन होता है वो होता है वाटर के थ्रू, एंड जो वाटर लिली है हमारा एंड जो वाटर हाइसिंथ है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, जो वाटर लिली है एंड जो वाटर हाइसिंथ है उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो होता है इंसेक्ट या फिर विंड के थ्रू, ठीक है। भले ही ये एक्वेटिक प्लांट है लेकिन इनमें जो पॉलिनेशन होता है किसके थ्रू होता है, विंड एंड इंसेक्ट के थ्रू। नीट में भी ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया तो इसे अच्छे से राइट डाउन कर लेना। अब पढ़ते हैं वेलिसर्निया में पॉल्यूशन होता अब पढ़ते हैं वेलिसर्निया में बेसिकली जो हमारा पॉलिनेशन है वो होता कैसे है। वेलिसर्निया में क्या होता है, जो भी फीमेल फ्लावर है वो वाटर की सरफेस पे आता है अपनी लॉन्ग स्टाक की मदद से, एंड जो भी हमारा मेल फ्लावर है जिसे कोई भी प्लांट रिलीज करेगा या फिर जो भी पोलन ग्रेन रिलीज होंगे एक एंथर के द्वारा, वो वाटर की सरफेस पे तैरते हैं और वाटर करंट के साथ मूव करने लगते हैं। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट। सम ऑफ देम रीच फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा एंड पॉलिनेशन ओशर। एंड उनमें से मीन्स जो पोलन ग्रेन रिलीज हुए हैं या जो फ्लावर रिलीज हुए हैं वाटर की सरफेस पे, उनमें से कुछ फीमेल फ्लावर के पास पहुंचते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद स्टिग्मा पे वो अपने पोलन ग्रेन छोड़ते हैं और उनका पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म अंटिल 8 न्यूक्लिएट स्टेज। आपको बताना है मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के बारे में एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज तक वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है, ये एक प्रोसेस है मेगास्पोर के फॉर्मेशन का मेगास्पोर मदर सेल से यानी एमएमसी से। एंड देखिए, मैंने शायद 1 मार्क्स में भी एमएमसी का जिक्र करा था तो वो हमारा गलत था, वो पीएमसी होता है बेसिकली पोलन ग्रेन मदर सेल, ठीक है। Ovule differentiate a single MMC in micropylar region of nucleus. MMC undergo meiosis and produce 4 megaspores. जो ओव्यूल है, अब देखिए क्या होता है बेसिकली,
अब देखिए एक ओव्यूल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एम्ब्रियोसेक की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है, उसमें हम देख चुके हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में से एक सेल क्या बनती है, एमएमसी बनती है, यानी वो डिफ्रेंशिएट होके एमएमसी बनाती है। और इस एमएमसी में मियोसिस होती है और वो क्या करती है, 4 मेगा स्पोर का प्रोडक्शन करती है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 4 में से 3 डीजनरेट कर जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही रहता है जो फंक्शनल बचता है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही मेगा स्पोर है जो फंक्शनल बचा है। तो इस तरीके के एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल हमारा क्या है, मेगा स्पोर है। इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट 3 आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर डीजनरेट एंड 1 रिमेन्स फंक्शनल। 4 में से 3 क्या होते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, एंड एक हमारा फंक्शनल रहता है। न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल्स। अब जो भी हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस डिवीजन माइटोसिस करता है और 2 न्यूक्लियस की स्टेज को बनाता है, और दोनों ही न्यूक्लियस अपोजिट साइड में मूव कर जाते हैं। इसी की तरीके से 2 और माइटोसिस होती है और हमारी 8 न्यूक्लियस की स्टेज बनती है। एंड ये जो पूरी डिवीजन होती है ये हमारी फ्री न्यूक्लियर होती है, यानी सबसे पहले न्यूक्लियस बन जाते हैं, एंड जब 8 न्यूक्लियर की स्टेज आ जाती है, जब उसके बाद कोई भी न्यूक्लियस ऐड नहीं होता, तब वहां पे जाके सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। दिस डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर एंड सेल वॉल आर लेड डाउन आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज। 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। 8 में से 6 न्यूक्लियस जो है उन्हें सेल वॉल द्वारा कवर कर लिया जाता है, जिससे हमारी 8 न्यूक्लियट 7 सेल स्ट्रक्चर बनती है। एंड ये स्ट्रक्चर भी आप काफी अच्छे से याद रखना जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, क्योंकि कई बार क्या होता है 3 मार्क्स में सिर्फ इसी को पूछ लेता है कि ड्रॉ करो, लेबलिंग करो, एंड उसमें क्या कहते हैं फंक्शन बताओ, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या क्या होता है, एग एपरेटस क्या होता है, वो सब आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स में ये, क्योंकि यहाँ से कई बार क्या होता है डिफरेंस ना पूछ के सिर्फ पूछ लेगा विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक बताओ कि क्या होने चाहिए, या विंड पॉलिनेटेड प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक बताओ क्या होने चाहिए, या फिर पूछ लेगा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। ठीक है, सो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं पूछेगा तो कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा। सबसे पहला हम पढ़ते हैं विंड पॉलिनेशन का। इसमें ब्राइट कलर अब्सेंस होते हैं, यानी ये कलरलेस कहें हम, इसमें ज्यादा कुछ खास कलर नहीं होते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड क्या होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, चमकदार होते हैं, ताकि उनको कोई दूर से इंसेक्ट देखे और उनकी तरफ खींचा चला आ जाए। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके पास ऑड्यूर नहीं होती है, यानी वो बिना खुशबू के होते हैं, लेकिन जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं उनके पास ऑड्यूर प्रेजेंट होती है, यानी खुशबू होती है। अब्सेंस ऑफ नेक्टर एंड एडिबल पोलन। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके पास नेक्टर नहीं होता और पोलन ग्रेन्स नहीं होते जो खाने योग्य हो। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, तो खाने योग्य पोलन ग्रेन उनके पास नहीं होते। लेकिन जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके पास नेक्टर भी होता है और एडिबल पोलन ग्रेन भी होते हैं, और इन्हें वो एज अ यूज करते हैं रिवॉर्ड, मीन्स जो भी एनिमल उनका पॉलिनेशन करेगा उन्हें वो एज अ रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि आजकल के जमाने में कोई भी चीज फ्री में नहीं होती है। सो ये चीज प्लांट भी करते हैं कि तुम हमारा पॉलिनेशन करो, हम तुम्हें बदले में नेक्टर देंगे या फिर एडिबल पोलन ग्रेन देंगे। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। विंड पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन लेस होती है मूवमेंट पोलन ग्रेन्स की, एंड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि जब डायरेक्शन लेस है तो जरूरी नहीं है कि सारे जो पोलन ग्रेन बने हैं वो सिर्फ फीमेल फ्लावर पे जाए, कहीं और भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए ज्यादातर पोलन यानी अधिक मात्रा में पोलन ग्रेन्स बनाए जाते हैं। लेकिन जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उसमें कम ही पोलन ग्रेन बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट खुद ही आके पॉलिनेशन कराते हैं। पोलन ग्रेन है लाइट एंड अनवेटेबल। जो भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो हल्के होने चाहिए, ठीक है, और सूखे होने चाहिए। अब देखिए हल्के क्यों होने चाहिए, अगर कोई भी भारी चीज है तो वो हवा में उड़ेगी। अगर आपको कि ईंट आपको हवा में उड़ानी है तो ईंट हवा में नहीं उड़ सकती, हवा में सिर्फ कागज उड़ेगा या पन्नी उड़ेगी जो हल्के होंगे। ठीक है, सो इसलिए पोलन ग्रेन को भी लाइट होना होता है। लेकिन जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हैवियर होते हैं एंड स्टिकी होते हैं। स्टिकी मीन्स उनपे कुछ लिक्विड हो जो उन्हें किसी भी जो भी इंसेक्ट आया है पॉलिनेशन के लिए उसकी बॉडी पे वो चिपक जाए। एंड देखिए कई बार यहाँ से जो
आपसे करेक्टरिस्टिक पूछेगा वो एग्जाम्पल दे के पूछ लेगा, तो एग्जाम्पल भी इसके याद कर लेना। हमारा विंड पॉलिनेटेड में आता है मेज और बहुत सी ग्रासेस। अगर हम बात करें इंसेक्ट पॉलिनेटेड तो मिमोजा एंड फिग ट्री। फिग ट्री आप चैप्टर 13 में भी पढ़ेंगे जहाँ पे आप म्यूचुअलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डबल फर्टिलाइजेशन इज रिपोर्टेड इन प्लांट ऑफ बोथ कास्टर एंड ग्राउंडनट। However, the mature seed of groundnut are non-albuminous and castor are albuminous. Explain the post-fertilization event that are responsible for it. हम डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं दोनों ही प्लांट में, कैस्टर में भी ग्राउंडनट में भी। लेकिन जो मैच्योर सीड होती है ग्राउंडनट की वो नॉन एल्बुमिनस होती है, और जो कास्टर होती है, कास्टर की सीड होती है वो एल्बुमिनस होती है। एक्सप्लेन, इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को एक्सप्लेन करो और बताओ कि इसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए, हमें पता है कि एंजियोस्पर्म में जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो दो चीजें बनती हैं। एक हमारा डिप्लॉइड जाइगोट एंड एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे जाके क्या बनाती है, एंडोस्पर्म बनाती है। क्या बनाती है, एंडोस्पर्म बनाती है। जाइगोट फ्रॉम एम्ब्रियो एंड पेन विच डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा एंड पेन क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। एंड ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले क्यों होती है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। In some seed, endosperm are completely eaten up by growing embryo as in groundnut, and such seeds are called non-endospermic or non-albuminous seed. अब देखिए, एम्ब्रियो ग्रोथ करते समय क्या होता है, कई सीड्स में या कई प्लांट्स में वो क्या करता है, पूरे एंडोस्पर्म को खत्म कर देता है। सो ऐसी जो सीड्स होती हैं जिनमें पूरा एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा खत्म कर दिया जाता है, ऐसी सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड। वहीं कुछ सीड्स में जो एम्ब्रियो हैं वो एंडोस्पर्म को खत्म नहीं कर पाते हैं और उनमें एंडोस्पर्म बच जाता है। वाइल इन सम सीड एंडोस्पर्म परसिस्ट एज फूड स्टोरिंग टिश्यू एज इन कास्टर, सच सीड आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक। और ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स में। एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कहीं बाई चांस अगर आपसे पूछ ले तो। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग सेल अप टू अ मैच्योर एम्ब्रियो। आपको बताना है फर्टिलाइज एग के बाद उसकी कैसे डेवलपमेंट होती है मैच्योर एम्ब्रियो तक, एक डाइकोट प्लांट में, और उसका एक लेवल डायग्राम भी बनाना है डाइकोट एम्ब्रियो का। तो सबसे पहले जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्स मतलब जैसे ये मान लीजिए सेल है, तो ये ऊपर एंड नीचे, ये होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो ट्रांसवर्सली वो डिवाइड करती है दो अनइक्वल सेल में। जो सबसे बड़ी सेल होती है और बेसल यानी नीचे की सेल होती है उसे हम कहते हैं सस्पेंसर सेल। और जो हमारी क्या होती है, छोटी सेल होती है जो एंटीपोडल एंड की तरफ होती है, यानी किस किस साइड रहेगी, एंटीपोडल एंड किस साइड होती है, मेरे को ये बताओ कमेंट बॉक्स में। एंटीपोडल एंड की तरफ जो सेल होती है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल सेल या फिर एम्ब्रियोनल सेल। अब क्या होता है, सस्पेंसर सेल में दोबारा से ट्रांसवर्सली डिवीजन होती है कई बार से मतलब 4-5 बार, और वो 6 से 10 सेल की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, यानी इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक के ऊपर एक सेल बनाते हैं। एंड ये सस्पेंसर सेल, ये जो फिलामेंटस सस्पेंसर सेल बनती है, ये हेल्प करती हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करने में, ताकि जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो अपना न्यूट्रिशन ले सके एंडोस्पर्म से। फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टूवर्ड माइक्रोपाइलर एंड बिकम सोलेंट एंड फंक्शन एज हॉस्ट्रियम। जो हमारी पहली सेल होती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, यानी जो हमारी सस्पेंसर सेल की पहली सेल होती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, वो स्वेल कर जाती है यानी फूल जाती है एंड एक्ट करती है एज अ हॉस्ट्रियम। हॉस्ट्रियम बेसिकली क्या करता है, जो भी एंडोस्पर्म में से न्यूट्रिशन है उसे खींचने का काम करता है, ठीक है। लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर सेल इज नोन एज हाइपोफाइसिस। और जो लास्ट सेल होती है सस्पेंसर सेल की उसी को हम कहते हैं हाइपोफाइसिस, जो आगे चल के रेडिकल और रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ से हमारा सस्पेंसर सेल का काम खत्म होता है। अब हम आते हैं एम्ब्रियो सेल पे। एम्ब्रियो सेल अंडरगो 2 वर्टिकल एंड 1 ट्रांसवर्स डिवीजन। एम्ब्रियो सेल में 2 वर्टिकल एक ट्रांसवर्स डिवीजन होती है, और वो 8 सेल स्ट्रक्चर बनाता है जो अरेंज होती है 2 टायर में,
ठीक है, 2 टायर यानी 2 लेयर में, एक हमारी होती है एपीबेसल एंड एक हमारी होती है हाइपोबेसल। जो हाइपोबेसल होती है वो सस्पेंसर के पास होती है एंड जो एपीबेसल होती है वो एकदम टर्मिनल एंड पे होती है। एपीबेसल सेल इवेंचुअली फॉर्म 2 कॉटिलीडन। एपीबेसल सेल 2 कॉटिलीडन का फॉर्मेशन करती है एंड एक प्लूमल का फॉर्मेशन करती है, और जो हमारी हाइपोबेसल सेल है वो हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करती है। अब इसके डायग्राम की अगर हम बात करें, डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, वहां से आप ड्रॉ कर लेना एंड उसकी लेबलिंग कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड ये जो मैंने क्वेश्चन बताए इन्हें आपने अच्छे से समझा होगा। एंड मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन आपसे बोलता हूँ कि इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, भले ही ये क्वेश्चन ना आए लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस को टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ लेगा, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड हो सकता है कल हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।